हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आप सभी को पता है कि हम लोग आरंभ बैच में अपने कोर्स को प्रीवियस 1 मंथ से हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट टॉपिक को डिस्कस कर लिए, लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जितने भी आरंभ बैच के बच्चे हैं उन लोग के लिए तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चन एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं, हाँ, उन लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो भी कोई उसके लिए भी कोई परेशानी होने की बात नहीं है। हम यहाँ पे अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जितने लोग भी आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टारगेट गुरुकुल के ऐप डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं, अपने कोर्स को और अच्छे से, अपने तैयारी को और अच्छे बना सकते हैं, जिससे कि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी, उसमें आपको अच्छे से अच्छे रैंक मिले और एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की बात करेंगे। लेकिन इसमें यह चीज है ना कि जो टारगेट गुरुकुल का जो भी पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करेंगे, चाहे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपको जो क्वेश्चन है वो बाइलैंग्वेज फॉर्म में देखने को मिलेगा, इंग्लिश में भी हिंदी में। तो इससे ये बेनिफिट होता है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो आसानी से कर ही लेते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब जितने भी यहाँ पे पॉइंट हमको दिख रहे हैं सबका एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ पेन पेपर कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस इसको देखते चलें, ये बस मेरे साथ उसको नोट भी करेंगे। मैं जितना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे नोट कराऊंगा वो सारा चीज आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एमसीक्यू के ये क्लासेस को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एन एम्ब्रियो में sometimes develop from the any cell of the sac other than the egg is termed as। यानी तो आज का पहला क्वेश्चन आपका इस सामने ये है कि एम्ब्रियो में sometime develop from the any cell sac other than the egg, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऐसा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होना, यानी कि भ्रूण का फॉर्मेशन होना, ऐसे भ्रूण का फॉर्मेशन होना जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, एग का फॉर्मेशन हो जाता है। उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? जो हमारे आरंभ बैच के बच्चे हैं उनको ये पता होगा, हम लोग वहां पे बात डिस्कस किए थे, वहां पे ये बात हम लोग डिस्कस किए थे कि पार्थेनोजेनेसिस एक टर्म होता है। क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस एक टर्म होता है जिसका मतलब यही होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू अगर भ्रूण का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? पार्थेनोजेनेसिस करते हैं। तो यहां पे मेरे साथ अब आप लोग नोट करना भी स्टार्ट करेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है और इसके बारे में क्या क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, या फिर हम यहां पे ये भी कर सकते हैं विदाउट अनफर्टिलाइज एग, यानी कि इसका मतलब यही होता है अनफर्टिलाइज एग से जो भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है उसी को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। ये तो बात हो गई। अब बात आती है पार्थेनोकार्पी क्या होता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पी हो गया, और एपिगोगैमी क्या होता है। तो पार्थेनोकार्पी की बात करें तो कार्पी का मतलब यही होता है, तो फ्रूट्स विदाउट फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, यहां पे देखिए पार्थेनोकार्पी की बात कर लें। ठीक है, पार्थेनोकार्पी की ये बात कर सकते हैं कि फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फ्रूट बना है, अब वो फ्रूट कैसा बना है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना है, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और एपोगैमी क्या होता है? एपोगैमी भी इसी तरह कुछ ना कुछ होता है, इसमें भी अनफर्टिलाइज के फॉर्म में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अनफर्टिलाइज एग था, अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन की हो जाएगा तो बात हो जाएगा उसको एपिगोमी। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ली जाए कि एपोगेमी स्टैंड फॉर, तो वहां पे ये बताना पड़ेगा तो एम्ब्रियो इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि ऐसा भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा है जिससे बिना फर्टिलाइजेशन के थ्रू बन जा रहा है, उसको हम लोग एपोगेमी के नाम से जानते हैं। वहीं पे अगर पार्थेनोकार्पी बोल दिया तो हम लोग फ्रूट्स की बात करेंगे, फल की बात करेंगे कि ऐसा फल जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू फॉर्म हो जाता है उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो पहला आंसर का राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोजेनेसिस। हिंदी में भी देख लीजिए पार्थेनोजेनेसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमको देखने को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। तो पहला क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि अनफर्टिलाइज्ड एग के थ्रू अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। अनफर्टिलाइज फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो उसको हम लोग पार्थेनोकार्पी के नाम से जानेंगे। हिंदी में भी उसी को हमको पार्थेनोकार्पी ही कहते हैं, ठीक है। अब आप आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, एम्ब्रियो सैक इज द ओव्यूल हैज द एंथर इज टू, यानी कि हिंदी में बात करें भ्रूण थैली पराकोष के रूप में किस अंडाशय में होती है, उस करने के लिए क्या होती है, इसके बारे में बताना है। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कहां होता है, वो कहां किससे बनता है, किससे बनता है, तो पॉलन ग्रेन से कहीं ना कहीं बनता है। किससे बनता है, पॉलन ग्रेन से। अब बात आती है भैया पॉलन ग्रेन, अच्छा एम्ब्रियो सैक है तो यहां पे इसको टर्म को नोटिस कीजिए, ठीक है, इसको एम्ब्रियो सैक है ना, तो एम्ब्रियो सैक को इसको एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक में इसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ये बात कोर्स वाले बच्चों को पता होगी, एम्ब्रियो सैक किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है और इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस भी देखने को मिलता है। इसी को हम लोग मेगा, यहाँ पे हम बता सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर ये टर्म आपको कहीं दिख गया मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, फिर कहीं आपको दिख गया 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड की बात हो गई तो वो भी किसकी बात होगी, एम्ब्रियो सैक की बात होगी। यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलन ग्रेन। अब बात आती है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन वही मेल गैमेटोफाइट, क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमेटोफाइट। इस पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है, इस पॉलन ग्रेन का अगर साइज की बात कर लें तो 20 to 50 म्यूएम हमको देखने को मिलता है। कितना, 20 to 50 म्यूएम। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि साइज ऑफ पॉलन ग्रेन तो वहां पे हमको ये बताना पड़ेगा 20 to 50 म्यूएम। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है मार्केट में अवेलेबल होता है, कहां होता है, मार्केट में ये इजिली अवेलेबल होता है, अवेलेबल इन मार्केट। किस फॉर्म में ये मिलता है, तो मेनली ये जो पॉलन ग्रेन होता है वो टैबलेट सिरप के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, ये बात हम सारी चीज हम लोग आरंभ बैच में डिस्कस कर लिए हैं कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसकी साइज कितनी होती है, ठीक है, और ये कहाँ अवेलेबल होती है, इसको कौन यूज करते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं मैं उन लोग के लिए बता रहा हूं, और जो आरंभ बैच के बच्चे हैं उनको ये बात क्लियर है, वो तुरंत इसको बता सकते हैं। तो ये अवेलेबल मार्केट में होता है, किस फॉर्म में होता है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, ठीक है। किस फॉर्म में मिलता है, तो टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, टैबलेट के फॉर्म में, और कहीं ना कहीं सिरप के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मिलता है। और जितने भी स्पोर्ट पर्सन होते हैं, एथलेटिक्स जितने होते हैं, स्पोर्ट पर्सन जितने होते हैं, वो उनको ये प्रोवाइड कराया जाता है कि जिनको उनमें हाई एनर्जी देखने को मिले और इस एनर्जी के थ्रू वो क्या करें, अपना जो स्पोर्ट्स है उसको विन करें, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो पॉलन ग्रेन अगर हिंदी में बात करें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कण के नाम से जानते हैं, ठीक है, पराग कण। अब बात आती है यहाँ पे, देखिए एक ऑप्शन तो हमने डिस्कस कर लिए कि पॉलन ग्रेन के बारे में हम ये बात जान गए कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, इसका साइज 20 to 50 म्यूएम होता है, कहाँ मार्केट में इसको इजिली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, किस फॉर्म में, टैबलेट और सिरप के फॉर्म में, हाँ। और इसको कौन यूज करता है, तो जितने भी एथलेटिक्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो इसको यूज करते हैं। अच्छा बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि फिलामेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें फिलामेंट के बारे में, तो फिलामेंट का ये मतलब होता है, फिलामेंट, ये फिलामेंट, ठीक है, ये क्या होता है, अगर आप लोग फ्लावर देखे होंगे तो फ्लावर को पकड़ने के लिए नीचे से होता है ना, फ्लावर, या फिर क्या दे, फ्लावर, ठीक है, देखिए
ये सपोज करिए फ्लावर है, ये स्टॉक है, ये फिलामेंट। तो ये जो फ्लावर का जो गाइनोसियम वाला पार्ट जो कैरी किया रहता है, यहाँ पे ओवरी रहता है, ठीक है, यहाँ पे ओवरी, ये जो पार्ट होता है ये स्टॉक टाइप का होता है, जिसमें ये कनेक्ट करने का काम करता है। उसको हम लोग फिलामेंट के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिलामेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं एक तरह से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन आता है? तो स्टेमन आता है। कौन आता है? स्टेमन। इस ऑप्शन में स्टेमन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी कि इस स्टेमन का मतलब यही हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अगर ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ले कि फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें हम बताएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको कहते हैं? गाइनोसियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? गाइनोसियम को कहते हैं। तो गाइनोसियम किसको कहते हैं हम लोग? उसको गाइनोसियम। तो अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए कि एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, गाइनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो यही चीज इसमें हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट वॉल, the outermost and innermost wall layer of the microsporangium in the anther are respectively। यानी कि हिंदी में अगर बात कर लें तो सबसे बाहरी और आंतरिक बाल परत, ठीक है, वाला परत एक पराकोर्स की माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास में याद आ रहा होगा, जब हम लोग बैच में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग एंथर के बारे में डिस्कस किए थे। किसके बारे में डिस्कस किए थे? एंथर के बारे में डिस्कस किए थे। एंथर के कुछ वॉल होते हैं, ठीक है। जितने बच्चे आरंभ बैच के बच्चे हैं वो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एंथर के वॉल कितने होते हैं, ठीक है, और आउटर से इनर की तरफ, ठीक है, आउटर से इनर की तरफ वाले पोजीशन पे हमको बात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है? एंथर, ठीक है। एंथर की अगर वॉल की बात करें, यहां पे देखिए एंथर वॉल लेयर, ठीक है। एंथर की वॉल लेयर की बात कर ले तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद हमको एंडोथीसियम देखने को मिलता है, एंडोथीसियम, ठीक है। फिर हमको मिडिल लेयर देखने को मिलता है, मिडिल लेयर। फिर हमको लास्ट, जो सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है? टैप्टम। क्या देखने को मिलता है? टैप्टम। तो यहां से आपको यह बात क्लियर हो गई कि एंथर के वॉल कितने होते हैं। तो एंथर के वॉल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। अगर सबसे बाहर के और सबसे अंदर की तरफ चला जाए तो जब सबसे बाहर जो हमको देखने को मिलता है वो क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या होता है? हिंदी में भी वही चीज है, देखिए हिंदी में भी वही चीज है, ठीक है। तो इस बात से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस इंग्लिश में भी कहते हैं और एपिडर्मिस हिंदी में भी कहते हैं, ठीक है। जहां भी हिंदी की बात होगी तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर एंथर की वॉल की बात करें, पराग कोष की बात करें, इसकी परतें की बात करें, तो सबसे पहले हमको एपिडर्मिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैप्टम। ये जो एपिडर्मिस होता है, अब यहीं पे हम बात को डिस्कस कर लेते हैं। जो एपिडर्मिस होता है ये आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, और ये आउटर लेयर होने के साथ क्या करता है? डेहिसेंस में हेल्प करता है। डेहिसेंस बोले तो डेहिसेंस मतलब वॉल को फटने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? वॉल को फटने में हेल्प करता है, जिससे पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकले, ठीक है, पॉलिनेट करने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट ये बता सकते हैं सर कि जब एपिडर्मिस है, आउटर लेयर होता है, डेहिसेंस होता है, और ये प्रोटेक्शन करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। किसको? अंदर जो एंथर के अंदर जो हमारा पॉलन ग्रेन बैठा हुआ है, ठीक है, मेल गैमिट बैठा हुआ है, उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगर एंडोथीसियम की बात कर लें तो ये सेकेंड मोस्ट लेयर होता है, सेकेंड मोस्ट लेयर होता है। कैसा होता है? सेकेंड मोस्ट लेयर होता है। तीसरे नंबर की बात कर लें, ये भी कहीं ना कहीं डेहिसेंस में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब जो पराग कोष है उसको फटने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब का मतलब क्या? ये सपोज कर एंथर है इन्वायरमेंट में, बारिश आई
तो वो बारिश का पानी पॉलन ग्रेन तक ना पहुंच जाए, ठीक है, वो बारिश का पानी पॉलन ग्रेन तक ना पहुंच पा जाए, इसलिए जो एंडोथीसियम होता है उस क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो एंडोथीसियम का काम हो गया। अब यहीं पे लगे हाथ दोनों पार्ट को भी देख लेते हैं। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर में क्या बता सकते हैं, तो पहली बात बता सकते हैं ये 2 से 3 लेयर का होती है, 2 to 3 लेयर का होती है। फिर ये बता सकते हैं जो मिडिल लेयर होता है इसका जो लाइफ स्पेन होता है ना वो बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ के होते हैं, ठीक है, तो ये भी बता सकते हैं शॉर्ट लाइफ के होते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, पॉलन ग्रेन को, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। वहीं पे अगर टैप्टम की बात कर लेते हो तो टैप्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और साथ ही किसको, पॉलन ग्रेन को। और इसमें कुछ एंजाइम का भी फॉर्मेशन होता है जो आगे हम लोग बात करेंगे, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, कौन सा एंजाइम, स्पोरोपोलिनिन, वो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट, मतलब कि सबसे बाहरी वाला हिस्सा और सबसे आंतरिक वाला हिस्सा कौन सा होता है एंथर में, तो एंथर में सबसे बाहर वाला हिस्सा बताइए कौन है, तो सबसे बाहर वाला हिस्सा हमारा एपिडर्मिस है, सबसे अंदर वाला हिस्सा कौन है, टैप्टम है, यानी कि ये बाहर से अंदर की क्रम में है, ठीक है, बाहर से अंदर की क्रम में है। तो सबसे बाहर वाला हिस्सा हमको देखने को मिल गया एपिडर्मिस, और सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या देखने को मिल गया, टैप्टम, यानी कि ये वाला डी वाला पार्ट, एपिडर्मिस और टैप्टम, एपिडर्मिस और टैप्टम। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एपिडर्मिस और टैप्टम, यानी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो कौन होगा, एपिडर्मिस, और जो इनर मोस्ट लेयर होगा वो कौन सा होगा, टैप्टम। यहां तक बात क्लियर हो गई, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में इसका पिन अप करते जाएंगे, सर हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा। तो यहां तक हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो मियोसिस कैसे परफॉर्म करता है, हिंदी में देख लिया जाए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्रिक विभाजन होता है। अर्धसूत्रिक विभाजन कैसे होगा, तो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस का फॉर्मेशन होता है वहां पे कहीं ना कहीं रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है। कैसा, रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलता है, रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन जैसे ही होगा, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से कहीं ना कहीं क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करा लेते हैं, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन कराता है। अच्छा, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये कैसे बनता है, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जानते हैं, मतलब एक टिश्यू होता है उससे ये बनते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ये भी अगर एग्जाम पूछ लिया जाए कि स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस जो टिश्यू होता है ना वो स्पेशल टाइप का सेल होता है जो कि पॉलन ग्रेन को फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे एंथर की फॉर्मेशन कराने के लिए कौन सा टिश्यू होता है, वो पेरेंटल सेल होता है या पेरेंटल टिश्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मियोसिस कहां हो रहा है, मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल में ही हो रहा है। कैसा मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। कैसा हो रहा है, रिडक्शन। अगर ये भी एग्जाम में पूछ लेता है तो वहां पे हम रिडक्शनल डिवीजन के बारे में बता सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पे हमको पांचवा क्वेश्चन ये देखने को मिलता है, फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द दोज दैट एसोसिएटेड विद गाइनोसियम। अभी हम लोग बात किए हैं गाइनोसियम, किसके बारे में बात कर रहे थे, तो गाइनोसियम का मतलब यही होता है कि फीमेल क्या बोलते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बात कर लें। तो फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो हम लोग सीयूटी वाले बैच में हम लोग पढ़े थे, फ्लावर हम लोग बनाए थे, ठीक है, फ्लावर बनाए थे। उसमें जो भी हमको स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, प्लेसेंटा, ये सारे बात को, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, ये सब क्या है, सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी गाइनोसियम के पार्ट हैं, ठीक है, फीमेल वाले के पार्ट हैं। तो यानी देखिए इसमें क्या कहते हैं, स्टिग्मा, पहले ही ऑप्शन में दिख गया, स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसैक, प्लेसेंटा, यहीं पे स्टाइल भी दिख गया, हाँ,
स्टाइल भी देखने को मिल गया, अगर ऑप्शन में रहता तो ये भी क्या हो जाता, हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। हिंदी में देखें तो वही हिंदी में देखिए कलंक, बिजांड, भ्रूणथैली, नाल, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यानी कि गाइनोसियम के पार्ट्स हैं। गाइनोसियम के पार्ट कौन कौन से, स्टिग्मा, कौन सा हो जाएंगे, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। फिर क्या बता देंगे, स्ट्राइल, फिर क्या बता देंगे, ओवरी, फिर क्या बता देंगे, एम्ब्रियोसैक, वही एम्ब्रियोसैक जिसको हम लोग 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। फिर प्लेसेंटा, ये भी क्या हो जाता है, ये भी प्लेसेंटा। ये सब क्या है, ये सब हमारे नहीं, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये गाइनोसियम के पार्ट्स हैं, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम, ठीक। तो ये बात हो गई आपका कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गाइनोसियम में कौन कौन से हिस्से होते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एम्ब्रियोसैक, प्लेसेंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि कल्टीवेशन के बारे में बात कर लें, ब्रीडिंग के बारे में बात कर लें, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको अगर हिंदी में बात करें, खेती, प्रजनन, विपणन और विज्ञान की फूलों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग स्टडी को क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं एंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी एक सेकेंड, इसको हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती को क्या कहते हैं, खेती, प्रजनन, ये विज्ञान जो होता है, ये क्या हो जाता है हमारा, कि यह क्या हो जाता है, फूलों की खेती के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फूलों की खेती, यानी कि फ्लोरिकल्चर। अब बात आती है एंथोलॉजी क्या होता है, क्या, ठीक है ना, एंथोलॉजी क्या होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। अगर एग्जाम में आ गया स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, ये कहीं हमको देखने को मिला तो क्या हो जाता है, एंथोलॉजी हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे हॉर्टिकल्चर की बात कर लें, हॉर्टिकल्चर, तो ये क्या होता है, वेजिटेबल से रिलेटेड होता है, वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल से रिलेटेड हो जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये चीज हो गया, यानी कि बागवानी जिसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, फूलों की स्टडी करना, ये सब, हाँ। लेकिन जब फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो संकलन, यानी कि एंथोलॉजी के नाम से जानेंगे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब बात आती है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ, मतलब खेती बाड़ी से जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर, यानी कि उसको फूलों की खेती के बारे में जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, तो इसमें यानी कि हॉर्टिकल्चर का ही मतलब क्या हो जाता है, बागवानी से रिलेटेड हो जाता है। तो बागवानी का मतलब ये क्या हो जाता है कि वेजिटेबल की उगाया जाए, सब्जी उगाया जाए, फूल उगाया जाए, तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं पे यहाँ पे कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन ये हो जाती है कि अगर फ्लावर और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर। क्वेश्चन जो बी ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हॉर्टिकल्चर का ही मतलब हो जाता है कल्टीवेशन ऑफ, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन द फ्लावर, मतलब फ्लावर में कौन कौन से जो फ्लावर का जो पार्ट होता है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब कि फ्लावर के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, या ना ही वो गैमेट फॉर्मेशन में यूज होंगे, ना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कॉपुलेशन के पॉलिनेशन के समय वो कोई ना कोई यूज करेंगे, बस वो लगे रहते हैं फ्लावर में। तो ये क्या सोच सकते हैं एग्जाम्पल इसका ये देखा जाए तो सेपल्स एंड पेटल्स, एंथर एंड ओवरी, स्टिग्मा, फ्रेगमेंट, पेटल्स ओनली। तो अगर बात करें पेटल्स ओनली तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। क्यों, पेटल्स की नहीं बात करते हैं, साथ ही साथ हम लोग इस सेपल्स और पेटल्स दोनों की बात करते हैं, यानी कि बाहदर और पंखुड़ियां जो होती हैं फूल की, बाहदर और पंखुड़ियां ये क्या होती है, नॉन एसेंशियल
पार्ट्स होती हैं, किसके, फ्लावर के, नॉन एसेंशियल पार्ट, यानी कि फूल के गैर पुष्पी अंग होते हैं, ये गैर पुष्पी अंग, यानी कि ये फ्लावर में तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसका कुछ उपयोग नहीं होता है, कुछ काम नहीं होता, इसलिए इसको गैर उपयोगी कर दिए, या फिर इसको कह दिए हम नॉन एसेंशियल। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हम याद करके रखेंगे, कौन कौन सा पार्ट्स फ्लावर के, तो सेपल्स और पेटल्स, ठीक है। वहीं पे अगर एसेंशियल की बात कर ले, एग्जाम में आप लोग से कहीं एसेंशियल के बारे में पूछ ले कि कौन कौन से पार्ट एसेंशियल में हैं, एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, फ्लोरल ऑर्गन, कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, तो वहां पे हमको ये बताना पड़ेगा कि जो फ्लावर का जो एंथर होता है, एंथर वो एसेंशियल है, क्योंकि भैया इसी में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए तो एसेंशियल है ही, मेल गेमेटोफाइट बन रहे हैं। फिर दूसरे हम बता सकते हैं कि ओवरी, ओवरी भी तो इंपॉर्टेंट है, बिना ओवरी के फ्यूजन कैसे होगा, नहीं होगा, एग का फॉर्मेशन कैसे होगा, नहीं होगा, तो यानी कि ये फ्लोरल ऑर्गन कहीं ना कहीं यूजफुल है फ्लावर के लिए। फिर साथ ही साथ फिलामेंट, फिलामेंट भी कहीं ना कहीं यूजफुल होता है, फिलामेंट, फिलामेंट का क्या काम होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर को अपने साथ लिए रहता है, जैसे ये एंथर है, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट हो गया, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, बिना फिलामेंट के एंथर कैसे लगा रहेगा वहां पे, नहीं लगा पाएगा, ठीक है। फिर स्टिग्मा, स्टिग्मा, यहाँ पे स्टिग्मा रहता है, तो ये रहती, फीमेल का पार्ट है, तो ये स्टिग्मा, तो ये सब क्या है, एसेंशियल पार्ट है, ये सब क्या है, एसेंशियल पार्ट है फ्लोरल के। और नॉन एसेंशियल कौन कौन से हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपल्स और पेटल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी में बोल देते हैं, हिंदी में बादल और पंखुड़ियां इसको कहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है द स्टेमन्स रिप्रेजेंट हैज, मतलब जो फुकेसर का प्रतिनिधि करते हैं, यानी कि जो स्टेमन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोफिल। हाँ, मेल गैमेट की बात कर लें तो मेल गैमेट में अभी हम लोग बात करके आए हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, मेल गैमेट के फॉर्म में काम करते हैं, जिसको अपने अंदर क्या कहते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन करके रखते हैं, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान उसको यूज करते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा आंसर, माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल को हम किस नाम से जानते हैं, स्टेमन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन कहते हैं, ठीक है, यानी कि एंड्रोसियम वाला पार्ट, ठीक है, स्टेमन यहां पे हम लिख भी दे, क्या हो गया ये, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है, एंड्रोसियम है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। वहीं पे मेगा स्पोरोफिल की बात कर लेंगे तो वहां पे कहीं नहीं कहीं ओव्यूल या फिर ओवरी की बात करने लगेंगे, ठीक है। तो मेगा मतलब फीमेल की बात कर रहे हैं और माइक्रो मतलब मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग बात को इंडिकेट करके रख सकते हैं कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, मेल, और मेगा का मतलब ही क्या होता है, मेगा, फीमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है हमारे सामने, एंथर इज जनरली, एंथर इज जनरली, एग्जाम्पल इसका ऑप्शन देखें, मोनोस्पोरिजिनेट, बाइस्पोरिजिनेट, यहां पे टेट्रास्पोरिजिनेट, टी है, ठीक है, टेट्रास्पोरिजिनेट और ट्राइस्पोरिजिनेट। जब आप लोग सीयूटी बैच का जब पहला ही क्लास जब पढ़ रहे होंगे, पहला दूसरा क्लास में पढ़ रहे होंगे, जब हम एंथर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यह भी बात बताया गया था कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा, ये क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर, मतलब इसको हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन किए तब। अब ये मत बोलिए कि सर जी एंथर तो ऐसा दिखता है तो आप ऐसा कहाँ बना दिए, नहीं, इसी एंथर को हम क्या किए, ट्रांसवर्स सेक्शन किए हैं तो हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें इसको हम दो इक्वल लोब में कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से इसको हम कहते थे बाइलोब्ड, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, टू कंपार्टमेंट, इसमें दो कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमको थीका देखने को मिलता है, हर कंपार्टमेंट में हमको दो दो थीका देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी हम लोग बात को डिस्कस किए थे। तो इस दोनों कंपार्टमेंट में क्या होगा, टू थीका इज प्रेजेंट, क्या ना होता है, दो थीका प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ये कैसे होते हैं, चार, इसमें देखिए चार लॉब बन रहे हैं, यानी कि टेट्रास्पोरिजिनेट के फॉर्म में हो जाता है। कैसे हो जाता है, टेट्रास्पोरिजिनेट हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग इसको बता सकते हैं टेट्रा स्पोरोजिनेट। क्या होता है ये? टेट्रा स्पोरोजिनेट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेट्रा स्पोरोजिनेट, यानी कि परिवहन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? परिवहन। तो एंथर इज जनरली क्या होता है? टेट्रा स्पोरोजिनेट। क्या हो जाता है? टेट्रा स्पोरोजिनेट। इसमें बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है, 2 इक्वल पार्ट में इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको डाइथिकस के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है? जनरली टेट्रा स्पोरोजिनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ द 4 वॉल लेयर वेयर, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किए थे। पिछले क्वेश्चन में कहां डिस्कस किए थे? सबसे पहले क्या आता था? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आता था ना? एपिडर्मिस बोलिए हाँ कि ना? एपिडर्मिस। फिर आता था एंडोथीसियम। एंडोथीसियम आता था ना? फिर आता था मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। फिर क्या आता था हमारा? मिडिल लेयर के बाद हमारा टेप्टम। ये क्या था? आउटर से इनर की तरफ था, आउटर से इनर की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछ रहा है कि जो फोल्ड लेयर है इसमें कैसे इसको पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन कहां पे है। तो पहला, जब तक ये हमको पता नहीं रहेगा तब तक हम इसको आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको फिर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले देखिए, टैप्टम लाइज जस्ट नियर द एंड्रोसियम। जो कहने का मतलब ये टैप्टम है जो बस एंड्रोसियम के एकदम पास में है। कहीं ऐसा है क्या? मिडिल लेयर के पास में। यहाँ पे अगर मिडिल लेयर लिखा रहता तब ये जाकर ऑप्शन कहीं सही हो गया रहता, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो टैप्टम यहाँ पे है और सबसे लास्ट वाला पार्ट, और एंड्रोसियम सेकंड वाला पार्ट है। बीच में तो पार्ट आ रहा है ना मिडिल लेयर, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, मिडिल लेयर लाइज जस्ट बिटवीन द एंड्रोसियम एंड टैप्टियम। ठीक है, मिडिल लेयर लाइज, हाँ ये बात तो सही है। टैप्टम और एंड्रोसियम के जस्ट बीच में क्या है? हमारा मिडिल लेयर आ जा रहा है। तो यहाँ पे तो दे रहा है मिडिल लेयर, यानी कि जो मध्य परतें होती हैं एंड्रोसियम और टैप्टम के बीच में होती है, यानी कि एंड्रोसियम ये वाला हिस्सा और टैप्टम ये वाला हिस्से के बीच में कौन आ रहा है? मिडिल लेयर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लिया जाए, एंड्रोसियम लाई नियर टू द मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के एंड्रोसियम। ठीक है, तो इसका जो सबसे मस्ट आंसर हो जाएगा ना, वो सबसे अच्छा वाला आंसर यही हो जाएगा, मिडिल लेयर लाइज जस्ट बिटवीन द एंड्रोसियम एंड टैप्टम। ठीक है, यानी कि जो मध्य परतें होती हैं एंड्रोसियम और टैप्टम के बीच में ही पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? टैप्टम और एंड्रोसियम के बीच में मध्य परतें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग, 11th क्वेश्चन की बात कर लें। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर दैट इज द टैप्टम विच हुज फंक्शन इज, यानी कि जो टैप्टम था उसका फंक्शन क्या होता है ये हमको यहाँ पे बताना है। यानी कि पैराकोर्स की आंतरिक परतें टैप्टम किसका कार्य करता है, इसका कार्य बताना है, इसका फंक्शन बताना है। तो हम लोग अभी पहले ही देखें कि टैप्टम का फंक्शन क्या बता सकते हैं। टैप्टम का जो फंक्शन होता है वो टैप्टम का फंक्शन ये होता है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, या फिर हम बात कर लें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? हम लोग को नहीं, ये पॉलन ग्रेन को प्रोवाइड करता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, कि पॉलन ग्रेन तुम जल्दी से खाओ पियो और यहाँ से एंथर को डाइसेंस करो और फिर कहाँ जाओ? पॉलिनेट होने के लिए दूसरे फ्लावर के ऊपर चले जाओ, पॉलिनेशन का प्रोसेस के लिए। तो टैप्टम क्या करता है? हमको नहीं, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो देखिए नरिशमेंट कहाँ है? न्यूट्रिशन, वही नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कौन करेगा? प्रोटेक्शन करने का काम वही होता है एपिडर्मिस का होता है। एपिडर्मिस यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है, सुरक्षा करने का जो काम होता है वो किसका होता है? एपिडर्मिस का होता है। हाँ, यानी कि बाहर से जो भी शॉक लगा, जो भी मतलब बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन परफॉर्म होते रहती हैं, तो उससे पॉलन ग्रेन को बचाने के लिए सबसे बाहरी वाला जो हिस्सा होता है वो प्रोटेक्शन करने का काम एपिडर्मिस। जैसे हम लोग रूम में है तो रूम में हम लोग की दीवार हमको प्रोटेक्ट कर रही है ना, बाहर से धूप आने से या फिर ठंड आने से, बरसात आने से हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो वही काम एपिडर्मिस का काम करता है। ठीक है, डेइसेंस में एपिडर्मिस का ही आ जाता है। हाँ, मैकेनिकल और प्रोटेक्शन का मतलब वही हो गया कि उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण। टैप्टम क्या करता है? हमको पॉलन ग्रेन को क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है, यानी कि पोषण देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सेलुलोज एंजाइम विच डिसॉल्व द सेलुलोज ऑफ द पॉलन टेट्राइड टू सेपरेट द 4 पॉलन
इज प्रोवाइडेड बाय, मतलब जो टेप्टम होता है उसमें कौन सा, हाँ मतलब ये बोल रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन ग्रेन है, उसमें से कौन से पार्ट्स, कौन से हिस्से में, यानी कि एंथर का कौन सा हिस्सा है जो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा? एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। और वो एंजाइम क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। वो एंजाइम क्या होता है? यहां पे अगर टेप्टम जो एंजाइम फॉर्मेशन कर रहा है, टेप्टम, ठीक है, एंजाइम फॉर्मेशन करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे ऑप्शन हमको देखने मिल जाए टेप्टम, यानी कि टेप्टम क्या करता है? सेलुलोज एंजाइम को डिसॉल्व कराने में हेल्प करता है, यानी कि टेप्टम। मिडिल लेयर का काम पढ़ लिए हैं। मिडिल लेयर का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये भी न्यूट्रिशन लिख दिए, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पेन क्या होता है? शॉर्ट होता है, छोटा होता है। और ये कितने लेयर का होता है? तो ये 2 से 3 लेयर के देखने में हमको मिलता है, 2 से 3 लेयर देखने में मिलता है, ठीक है। एंड्रोसियम, अभी हम लोग बात करके आए हैं। एंड्रोसियम का मतलब क्या हो जाता है? एंड्रोसियम का मतलब सेकेंड मोस्ट लेयर होता है, सेकेंड मोस्ट लेयर होता है। और ये सेकेंड मोस्ट लेयर क्या करता है? साथ ही साथ ये क्या करता है? डेहिसेंस में भी हेल्प करता है, डेहिसेंस में भी हेल्प करता है। और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन नहीं कहते हम लोग, मॉइस्चर प्रोवाइड करने के में हेल्प करता है, यानी कि जो भी पानी, बरसात का पानी या जो भी नमी है उस पानी को या उस मॉइस्चर को पॉलन ग्रेन तक पहुंचने नहीं देता है। तो ये रहा आपका इसके बारे में, ठीक है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेज ऑफ द रिडक्शनल डिवीजन कैन बी द बेस्ट स्टडीड इन। अब हम लोग बात किए थे ना, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल मतलब विभाजन जो होता है, जो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो भी विभाजन देखने को मिलता है, वो सबसे अच्छा अध्ययन किस पे किया जा सकता है? हाँ, मतलब जो भी हम लोग विभाजन देखना है, विभाजन का मतलब ये माइटोटिक डिवीजन देखना है, तो किस कंडीशन, किस स्टेज में हम सबसे अच्छा उसको स्टडी कर सकते हैं? तो जब एंथर यंग होगा, हाँ, जब एंथर क्या होगा? यंग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जो विभाजन वहां पे हो रहा है, उसको हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद कर रखना है कि यंग एंथर जब होगा, जब एंथर क्या होगा? यंग होगा, तो उस कंडीशन में हम इजिली वे से बहुत सारे स्टेप, वेरियस स्टेप को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, वेरियस स्टेप स्टडीड, हाँ, रिडक्शनल डिवीजन का, रिडक्शनल डिवीजन का हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आप पूछ लेगा कौन किस स्टेज पे, तो आप ये बताना पड़ेगा यंग एंथर के जब स्टेज होगा, यानी कि जब युवा पराकोर्स होगा। जब युवा पराकोर्स होगा, देखते हो ना कि युवा शक्ति कितना ताकत रहती है, कितना एकदम आग्रोश होता है, कुछ भी काम कर सकते हैं, हाँ, कोई सा भी एग्जाम हो हम उसको निकाल सकते हैं, हाँ। तो युवा के अंदर जो काबिलियत कैसे या जो एनर्जी होती है, वो जितने उस पे जब हम जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, वो उतना 50 साल 60 साल की उम्र एज वाले लोग पे हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी तरह जो एंथर जब यंग होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिडक्शनल डिवीजन को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आपका यंग एंथर, यानी कि युवा पराकोर्स। इसका आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। जो पॉलन ग्रेन, अभी तब से हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन ये, पॉलन ग्रेन वो, इसका साइज इतना, इसका साइज उतना, तो इसको क्या कहते हैं? तो अभी देखिए हम लोग बात किए हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन की अगर बात कर लें तो इसका साइज कितना होता है? 20 से 50 म्यूएम होता है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगी, ठीक है। ये मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? तो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ सिरप के फॉर्म में भी हो जाता है, ठीक है, सिरप के फॉर्म में भी हो जाता है। और ये इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैलेनोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। तो एग्जाम में पूछ ले कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलेनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैलेनोलॉजी। हिंदी में भी वही चीज बात करेंगे, पैलेनोलॉजी। तो अब बात आती है भैया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी की अभी हम लोग बात की है। एंथोलॉजी में क्या कहते हैं? इसमें फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं, फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग एंथोलॉजी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए माइकोलॉजी,
यहाँ पे एक टर्म आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। क्या है? माइकोलॉजी, माइक्रोलॉजी। एक टर्म होता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। अगर माइकोलॉजी एग्जाम में पूछ लिया तो माइकोलॉजी का मतलब ये हो जाता है स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई को ही क्या कहते हैं हम लोग? माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया फाइकोलॉजी तो इसको क्या बताएंगे? स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि सहवाल का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, सेवरल पॉलन ग्रेन फ्रॉम द यूनाइट डेस्टिनेटेड ऑफ पॉलिनियम फैमिली इज। इसको क्या कहते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत इसको रखते हैं। किसमें अंदर? कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर रखते हैं, यानी कई पराग कण एक इकाई बनाने के लिए नामित किया गया परिवार का क्या होता है? इसमें हम कुकुरबिटेसी के फॉर्म में के फैमिली के अंदर इसको रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रिपल फ्यूजन इन द कैप्स्यूला बर्सा पेस्टोरिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट विथ। जो ये होता है किसके साथ फ्यूज करता है? तो हम लोग जो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, बैच में जब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग देखे थे दो मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा था, है ना। जो पहला जो गैमिट था वो एग के साथ फ्यूज हो जा रहा था, और जो दूसरा गैमिट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? द्वितीय नाभिकीय में जाके क्या होता है? फ्यूज करता है, जबकि इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला फ्यूजन क्या, यहाँ पे अगर बात कर लें ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन कह लें ना, हाँ ट्रिपल फ्यूजन कह लें। तो ट्रिपल फ्यूजन में इसमें क्या होता है? दो टाइप का, एक स्पर्म होता है और एक और स्पर्म होता है। जो पहला स्पर्म होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है? एग के साथ। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो कहीं ना कहीं पोलर न्यूक्लियाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस की। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन, हाँ दूसरा क्वेश्चन है 17, डबल फर्टिलाइजेशन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1989 बाय द इन फर्टिनेलिया एंड लिलियम, यानी कि दोहरा निषेचन का खोज सर्वप्रथम 19, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ हुई थी, हाँ हाँ यहाँ पे ये गड़बड़ है। फर्स्ट डिस्कवर इन 1998 किसमें कौन किया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं वो नेस्विन आते हैं। क्या बोलते हैं उनको? नेस्विन के नाम से जानते हैं। जो नेस्विन साहब थे यही क्या किए थे? डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किए थे। यानी कि एग्जाम में पूछ लिया कि डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किसके थ्रू किया गया था? डबल फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू किया गया था? कब किया गया था? तो 1898 में किया गया था। किसके थ्रू किया गया था? तो नेस्विन इनका साइंटिस्ट का नाम था, हाँ नेस्वेचिन इनका नाम था, और ये डिस्कवर किए थे। इसमें क्या आपने बताए थे? दो गैमिट मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक गैमिट क्या होता है? एक के साथ फ्यूज हो जाता है, और जो दूसरा गैमिट होता है वो कहीं ना कहीं पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। इसी को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको ट्रिपल फ्यूजन 3N के फॉर्म में भी कह देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया आपके लोगों के सामने। इन एंजियोस्पर्म सेल इन एंडोस्पर्म cell of the angiosperm consist of the 24 chromosome. The number of chromosome in the each cell of the root will be। ठीक है, जब हम लोग CUT वाले बैच में, आरंभ बैच में डिस्कस कर रहे थे, इस टॉपिक को जब डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोग ये बात बताए थे कि माइक्रोस्पोर 4 बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये अगर एंडोस्पर्म की बात करते हैं, किसकी बात कर लें? हम लोग एंडोस्पर्म की बात करते हैं। ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन का होता है, यानी कि 3N का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म की बात कर लें, एंडोस्पर्म की बात कर लें तो इसमें क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि ये 3N के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमारा क्रोमोसोम कितना देकर रखा हुआ है? बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। कितना क्रोमोसोम दिया है? 24 क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, 3N = 24 क्रोमोसोम है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब N का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 24/3। ठीक है, तो यहाँ से 3 × 3 3 कितना
3 8 जा 24, वेरी गुड, टेबल याद है, 3 8 जा 24, ठीक है। अब देखो यहां तक तो बात हो गई, बस यही। अच्छा, यहाँ पे रूट के बारे में निकालना है, रूट में कितना होता है, तो रूट में ये कहीं ना कहीं आपका ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है रूट, ये जो रूट होता है ना ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, डिप्लॉयड, ठीक है। डिप्लॉयड कंडीशन मतलब इसमें टू फॉर्म में होगा, 2n वाला, ठीक है। तो अब इस n का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो अगर रूट में हमको निकालना है, रूट के कंडीशन में निकालना है, तो 2n होता है, तो ये क्या होता है 2, हमारा n का वैल्यू कितना है 8, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 इसमें हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा 16, ठीक है 16। तो ये हो गया हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही चीज करना है, द सेल ऑफ द एंडोस्पर्म हैव द 24 क्रोमोसोम, व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द गैमेट। अब देखिए इसमें वही चीज करना है, एंडोस्पर्म में कितने होते हैं, ट्रिपलॉइड कंडीशन का होता है, 3n का होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे हमको रूट के बारे में कुछ नहीं देखना है, रूट के बारे में नहीं देखना है, ठीक है, ठीक है, रूट के बारे में नहीं देखना है, तो वही चीज करेंगे, वही चीज क्या करेंगे, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ये कितना होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, यानी कि 3n का होता है, तो 3n इक्वल टू कितना क्रोमोसोम दिया है 24, यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कि यही क्वेश्चन नंबर रहेगा, यहाँ पे नंबर चेंज भी हो सकता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो n इक्वल टू 24/3, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि इसमें तो कोई रूट का वैल्यू निकालने के दिया नहीं है, तो यानी कि यहाँ का बस हम यही इतने करके छोड़ देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, बस सिंपल। अब देखिए 20 क्वेश्चन, द ट्रू एम्ब्रियो डेवलप हैज द रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन कैसे होगा, अभी हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में बात किए थे, फ्यूजन कैसे होगा, एक सेल रहेगा और साथ ही साथ मेल गैमीट और एक सेल में तो फ्यूजन होगा, अंडाकोश और नर युग्म में ही तो फ्यूजन होगा, बिना इसके कैसे फ्यूजन होगा, जब मेल गैमीट, ठीक है, और जब फीमेल गैमीट आपस में आके फ्यूज करेंगे, तो मेल गैमीट क्या है हमारा, मेल गैमीट वही पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीट क्या है, एग है, तो ये जैसे जब फ्यूज करेंगे तो बिना इसके कैसे फ्यूज हो पाएगा, यानी कि मेल गैमीट की होनी चाहिए, मेल गैमीट होगा और साथ ही साथ हमारा फीमेल गैमीट भी होगी, तो इसी की वजह से क्या होगा, हमारा फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा है कि फ्यूजन किस पे रिजल्ट डिपेंड करता है, पोलर न्यूक्लियाई के बनाने के लिए, ठीक है, तो ये किस पे होगा हमारा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, बिना इसके फ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो आई होप यहां तक का जो 20 क्वेश्चन था इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट इसका जो 20 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपलोड किया जाएगा और इसको अच्छे से इसको भी समझा जाएगा। और आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आया होगा। हाँ, तो ये है आप लोग का पूरा आज का फर्स्ट पार्ट जो कि आज आप लोग के सामने था पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। जो भी आपका डाउट होगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पिन कर दीजिए, क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग आंसर दे दिया जाएगा। और आप लोग को इसी तरह और अच्छे से तैयारी करना है तो आप सभी लोग को टारगेट गुरुकुल का ऑनलाइन जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और अपने आरंभ बैच को परचेस कर लेंगे, जिसमें बायोलॉजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, रवि सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, और साथ ही साथ केमिस्ट्री फिजिक्स की भी जो भी क्लासेस हैं वो भी बराबर तरीके से सर्कुलेट हो रही है, उसको भी आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को अलग अलग कॉलेज के ग्रुप भी मिल जाएंगे, जिससे आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी चीज़ डिस्कस होता है वहाँ पे हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। आई होप आप लोग क्लास अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, धन्यवाद।